कौन सा शॉर्टकट वाला पूछ रहे हैं? Recording in progress. नहीं नहीं, शॉर्टकट नहीं, ये टेबल फीचर का ना, मतलब वो ही बोला था, मतलब हाँ। लास्ट पार्ट ये शायद यही था ना, टेबल फीचर। देखो जो हाँ वो टेबल मैं। फीचर है ना, हम्म। टेबल फीचर कोई ऐसा है बहुत स्पेशल फीचर नहीं है। आप टेबल फीचर तब यूज करना जब आपका ना डेटा छोटा हो तब। अगर आपका ओके। डेटा काफ़ी बड़ा ना तो टेबल जो फीचर है वो प्रोसेसर पे काफ़ी लोड डालता है वो, और वो टाइम हम्म। कंज्यूमिंग भी होता है, थोड़ा टाइम लेगा जब आप उसे रिफ्रेश करेंगे। अगर आपका नंबर सब जैसे 20,000 50,000 ऐसा कुछ डेटा है तो आप टेबल फॉर्मेट मत ही यूज करो, ठीक है। ओके। देखो टेबल फॉर्मेट में होता क्या है, टेबल फॉर्मेट बनाने के लिए आप कंट्रोल टी करेंगे बन जाएगा, या एक तरीका और होना चाहिए, फॉर्मूला में शायद देख लूँ मिल जाए। अच्छा फार्मूला में खाली नेम मैनेजर का ही सीन है। नेम मैनेजर नहीं, ठीक है। टेबल एग्जैक्टली मुझे देखो ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ से है, और मुझे इसलिए ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छा ये है टेबल इंसर्ट में, देखो टेबल ये है, ठीक है। हम्म। बट रियल लाइफ में जब आप वर्क करोगे ना तो टेबल का शॉर्टकट इतना आसान है कि आपने खाली कंट्रोल टी प्रेस किया और इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी मैनुअली जाने की, इसलिए याद नहीं था मुझे। तो आप कंट्रोल टी करिए, टेबल आपके सामने बनने के लिए एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने जो रेंज लेना है वो रेंज बाय डिफ़ॉल्ट जो खुद ही कैप्चर कर लेता है। अगर आपका डेटा कंटिन्यूस है तो, कंटिन्यूस कहने का हम्म। मतलब कि जैसे टोटल के बाद कोई और भी रोज है या कॉलम है तो वो यहाँ हम्म। पे होगा ना, तो वो कभी कैप्चर नहीं हम्म। होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा। अगर मान लो कुछ रिकॉर्ड ऐसे है फिर दो लाइन छोड़ के, मतलब दो लाइन में रोज ही गायब है, तो फिर आपको पूरा मतलब इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरा डेटा इस तरीके से है। कंटिन्यूस रहेगा तो खुद ही कैप्चर कर लेगा, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, इसमें दिखाई पड़ता है, उसको हाईलाइट भी कर देता है। फिर यहाँ पे ये पूछता है कि आपके टेबल में हेडर है क्या, मतलब आपका जो डेटा है उस डेटा में अगर हेडर नहीं है ना तो वो खुद से हेडर दे देगा आपको। जैसे सपोज मान के चलो मेरा एक डेटा है ये, इस डेटा में कोई हेडर नहीं है, अगर मैं इसे टेबल बनाने के लिए बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि इसमें हेडर नहीं है, तो मैं जो यहाँ पे जो पूछ रहा है माई टेबल है हेडर, इसे मैं अनचेक ही रखूँगा, सो दैट कि ये टेबल ना, बिना हेडर की कोई टेबल हो ही नहीं सकती। तो या तो ये पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए हेडर, अगर नहीं है तो ये खुद ही ऐड कर देगा। जब ये खुद से ऐड करेगा तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करके ये ऐड कर देगा। तो देखो इसने ऐड कर दिया, ये भी ऐड है, खाली कलर की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। कलर मैं चेंज कर देता हूँ मैं इसका, तो आपको दिखने लगेगा। तो ये चीज़ें आ गई। और एक चीज़ें आप ध्यान रखो, जब आप टेबल को, मैं ये चीज़ें आगे बताता फॉर्मूला लगाता, लेकिन बता दे रहा हूँ फिर भी आगे भी बताऊँगा मैं। यहाँ पे जो टेबल में कोई अगर मान लो आपकी फॉर्मूलेटेड वैल्यू है, जैसे ये वाला जो था टोटल का होना चाहिए था मेरा, ये प्रोडक्ट का है, जो क्वांटिटी है मैं लिख देता हूँ ऊपर रेफरेंस के लिए, ये प्रोडक्ट है आपका, और ये क्वांटिटी है, ये रेट है, एंड ये टोटल है। तो देखो क्वांटिटी एंड रेट में मल्टीप्लाई होके टोटल आ रहा है, ठीक है। अगर आप फार्मूला बार में देखो तो यहाँ पे ये फार्मूला L3 मल्टीप्लाइड बाई M3 है, यानी कि ये वाला रेट एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एंड देन ये रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं इसे डिलीट करूँ मैं, तो अब देखो मैं इसे इसमें मैं करता हूँ रेफरेंस लगाता हूँ इसका। अब देखो, अब जब मैं मैनुअली कर रहा हूँ ना तो ये हेडर का नेम लेके आएगा @ लग के कॉलम 2। अब आप सोचोगे इसमें मैं डॉलर कहाँ लगाऊँ कहाँ नहीं लगाऊँ, तो ये अपने आप टेबल की ये क्वालिटी होगी, स्पेशलिटी या उसकी अकाउंटेबिलिटी है, वो खुद ही समझेगा कि इसका रेफरेंस क्या है क्या नहीं है। और मैं मल्टीप्लाई का लोग बटन दबाता हूँ मैं, जबकि मैं यहाँ पे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं उसके सामने। तो देखो इसका हेडर का नाम है कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई, और मैं एंटर करूँगा तो आप देखना उसका आउटपुट जो है करेक्ट आएगा। मैंने फॉर्मूला ड्रैग नहीं किया, जो अपने आप नीचे वाले में आ गया है। तो मैंने देखो बताया था टेबल की जो फीचर्स होते हैं काफ़ी काम वो ऑटोमेटिक करता है। जैसे आपने एक जगह फार्मूला लगाया, फार्मूला सब जगह वो अपने आप लगता चला जाएगा। आप वैल्यू एंट्री करते रहिए, वो कॉलम अपने आप ऐड करता रहेगा, जो भी नीचे का सम टोटल है वो उसको अपने आप मैनेज करता रहेगा।
अगर आप यहाँ पे इन्फोर्स करके ना आप L3 लिख दोगे ना, वो कोई गलत नहीं है। मैं L3 लिख के मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वो हेडर के नेम के अकॉर्डिंग वो ले लेगा। मल्टीप्लाई बाय मैंने M3 कर दिया, तो देखो ये भी सही है, इससे भी आउटपुट आ रहा है आपका। और नीचे वाले में भी सेम वही अपडेट हो गया। जब कॉलम हेडर के साथ अपडेट हुआ था तो नीचे भी हेडर आ गया था। मतलब और भी नंबर्स ऑफ रोज का जो कुछ भी रिकॉर्ड रहेगा, जितना बड़ा आपका डेटा रहेगा, वो फॉर्मूला अपने आप मैनेज करता रहेगा। और इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला अपने आप मतलब सिचुएशन के हिसाब से सब टोटल ही लगेगा। क्योंकि अगर आप देखो फिल्टर लगाओगे ना तो सब टोटल ना वेरी कर जाएगा, विजिबल जो भी सेल होगी उसी पे वो कैलकुलेट करेगा सब टोटल का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट लगता है, बाय डिफ़ॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सम नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लगवाना है तो आप यहाँ पे जाना, टोटल रोज पे क्लिक करना। तो देखो टोटल रोज पे आपने क्लिक किया तो इसका जो सम आ गया है, यहाँ पे आप देख लेना, ये सम है। और अगर आप मैनुअली चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे मेरा फॉर्मूला लगाना है, तो आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे कॉलम 4, तो यहाँ पे ये मैं टोटल रेट क्वांटिटी मैंने इस तरीके से लिखा है, तो आप समझ जाना कॉलम 4 का मतलब टोटल है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको देगा, मतलब समेसन में ये पूरा रेंज जो सिलेक्ट कर रहा है हेडर के नेम पे ही सिलेक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पे इसे चेंजेस करना है, यहाँ पे भी लगाना है। जैसे मान लो इसमें कुछ और भी आइटम्स होते हैं, जैसे सपोज मैं मान के चलूँ यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे टेबल का आ रहा है, यहाँ पे पहली ये टेबल बना रहा हूँ शीट पे, तो इसका नाम टेबल 1 है। इसको बनाऊंगा तो इसका नाम टेबल 2 रखेगा। और यहाँ पे हेडर ऑलरेडी है तो ये आ गया। अब देखो इसका नाम इसने हेडर 2 रख दिया। और अब देखो यहाँ पे आप कोई कॉलम और ऐड करोगे ना, तो देखो वो खुद ही ले लेगा। अगर ये नहीं लेता है या आपको गलती से लगता है कि टेबल का रेंज ना इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा हो गया, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, टेबल डिजाइन में जाके देखोगे तो ये रीसाइज का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ से टेबल को फिर से एडजस्ट कर पाओगे। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे टेबल की जो साइज़ है H8 होनी चाहिए, सॉरी G18 तक इतना ही होना चाहिए, यूनिट तक, तो मैं कर दूंगा तो यूनिट तक की टेबल कंसिडर होगा, बाकी की जो दो चीज़ें छूट जाएंगी। तो रीसाइज का ऑप्शन है। सेम वैसे ही रिमूव डुप्लीकेट आप ऑलरेडी जानते हो। अब कन्वर्ट टू रेंज भी मैंने बताया। ये एक दो ऑप्शन है, समराइज विद पीवट आगे बता दूंगा, मैं पीवट बताऊंगा तब, क्योंकि ये एक रेंज है। पीवट में इसका कोई अलग स्पेशल मेजर नहीं है रोल। ठीक है, हाँ क्लियर। चलो मैं फिर से टेबल पे मैं इसका मैं रिसाइज करके मैं पूरा रेंज लेता हूँ मैं अच्छे से। ठीक है, देखो टेबल का एक दो और फीचर देख लेते हैं हम। देखो एक हमारे पास जैसे नॉर्मली आप फिल्टर लगाते हो तो क्या करते हो, आप इस तरीके से जाके ऐसे ऐसे सेलेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जो फिल्टर आप लगाते हो ना, तो ये सारे जो आइटम लिखे हैं ना, ये एक एक बार ही आपको फिल्टर के अंदर दिखाई पड़ता है, एक एक बार, चाहे जितना भी बड़ा हो। लेकिन अगर ये ना, अगर इसमें जो यूनिक आइटम है, अगर ये ना सपोज मान के चलो 20,000 है ना, तो फिल्टर वहाँ पे आपका पूरा नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पे लिख के आएगा कि इतना ही मैं दिखा सकता हूँ मैं, और आप वहाँ पर मोर का एक ऑप्शन आएगा, आप मोर करोगे ना तो वो मैक्सिमम 10,000 तक ही दिखाएगा। अगर वो वाली वॉल्यूम ना या वो वाली वैल्यू यूनिक वैल्यू 10,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे ये फिल्टर फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मैंने देखा नहीं, मैंने एक बार अपने करियर में देखा है कि ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है, और मैंने ये कल ही देखा था। सो मैं फ़िल्टर की बात कर रहा हूँ, तो इस फिल्टर में काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लाइक आप यहाँ पे जाके वाइल्ड कार्ड लगा सकते हो, आप कलर के ज़रिए करवा सकते हो। इसमें कलर नहीं इसलिए वो चीज़ें नहीं आ रही, नहीं तो देखो यहाँ पे आ रहा है फिल्टर बाई कलर करके ना, फिल्टर बाई कलर। तो अगर आपका कोई सेल कलर्ड होता तो यहाँ पे एक और कंट्रोल्स ओपन हो के आता, मैंने पहले बताया हुआ है आई थिंक, है ना। हाँ ये फिल्टर में बताया था आपने कलर वाला।
आप इसमें वाइल्ड कार्ड लगा सकते हो, बहुत सारा कंट्रोल होता है इसमें आपके पास, वो सारे कंट्रोल को आप फॉलो कर सकते हैं। सेम ऐसा ही आपके पास एक और फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, बड़ा इंटरेक्टिव होता है, उसे हम स्लाइसर बोलते हैं। स्लाइसर अपने आप में कुछ नहीं होता है, ये अपने आप में एक फ़िल्टर ही होता है। ये जो फिल्टर होता है आपको ग्राफिकल वे में शो करता है, इसलिए थोड़ा ये अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है। तो जिस जिस जो जो आपके सारे कॉलम होंगे ना, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और यहीं आगे चल के बटन बनेगा। तो जैसे मैं मान लो अभी मैं प्रोडक्ट पे लगा रहा हूँ, एक बार लगाऊंगा फिर दोबारा लगाऊंगा, आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा है। तो मुझे प्रोडक्ट पे फिल्टर लगाना है, तो मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। ये जो सारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सारे इसके कॉलम के नाम है, और इसी कॉलम के नाम पे ही तो फिल्टर लगता है। तो वो सारे कॉलम के नाम यहाँ पे आ चुके हैं और मैं ओके कर रहा हूँ मैं। अब आप देखो, ये बाइंडर, बुक, डेस्क, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं यहाँ पे आई हुई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप किसी पे क्लिक करोगे ना, तो ये फिल्टर यहाँ पे अप्लाई होगा। सबको रिलीज करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बार बार हाइड कर रहा हूँ। तो देखो, जिस पे आप क्लिक करोगे वही चीज़ें दिखाई देगी, और यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फ़िल्टर लगा किस पे है। अभी हमारा फ़िल्टर प्रोडक्ट पे लगा है, और यहाँ से देख के हम पहचान जाएंगे कि ये वाला फ़िल्टर कौन से कॉलम पे काम कर रहा है। और फिल्टर रिलीज करना है तो इस पर क्लिक कर दो। अब ये मेरा जो बटन है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, तो देखो मुझे इसी पे क्लिक करना होगा, और जब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और कंट्रोल खुल के आ जाएगा, जैसे टेबल का कंट्रोल पहले होता था। बाहर क्लिक करोगे तो दिखाई नहीं देगा, वो चला जाएगा। आप इसी पे क्लिक करेंगे स्लाइसर पे, तभी ये आएगा। आपने स्लाइसर पे क्लिक करनी है, और यहाँ पे देखो जो स्लाइसर का जो अपीयरेंस है, वो इसमें एक ही कॉलम है। एक और कॉलम होता तो दो दो बटन सामने सामने दिखते। तो मुझे जितना कॉलम लेना है मैं यहाँ पे कह दूंगा, मैं 2 कॉलम, 3 कॉलम लोगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अपने आप ही। देखो 3 में हो गया। और मुझे इसकी साइज छोटा बड़ा करना है तो मैं छोटा बड़ा कर लूँगा कि मुझे ढंग से मैं पढ़ पाऊँ, बटन कोई छुपे ना। और यहाँ पे जो सारे बटन है ना, इन बटन की हाइट साइज भी ना आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। इसकी विड्थ भी आप मैनेज कर पाओगे यहाँ से, ठीक है। और ये वाला जो है, ये उस पूरे स्लाइसर का है कंट्रोल, यानी ये इसकी साइज बढ़ा रहा है घटा रहा है, बटन की नहीं। यहाँ पे देखो लिखा भी, ये बटन का कंट्रोल है, ये स्लाइसर के साइज का कंट्रोल है। तो यहाँ से आप उसकी विड्थ या हाइट जो भी कम ज़्यादा करनी है वो कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ और डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से उसके अलग अलग डिज़ाइन ले सकते हो, जो स्लाइसर पे आपको अच्छा लगेगा कलर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। और जो स्लाइसर का नाम भी होता है, इस स्लाइसर का नाम प्रोडक्ट है। आप यहाँ से स्लाइसर का नाम देख सकते हो, और यहाँ पे भी स्लाइसर सेटिंग करके है, वहाँ पे भी क्लिक करोगे तो वही चीज़ें आएगी, और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके ओपन करेंगे ये स्लाइसर सेटिंग, तो भी वही कंट्रोल खुल के आएगा। ये नाम हमें तब देखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप VBA यूज़ कर रहे हो, तब ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इस नामों की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हेडर का थोड़ा बहुत आपको देखना हो तो लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। ये वाले हेडर की बात कर रहा हूँ। फिर जब आप ओके कर दोगे तो ये चला जाएगा। इसे कुछ सॉर्टिंग करना है, जैसे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये सॉर्टेड वे में है। जैसे बी बाइंडर है, फिर बुक है, फिर डेस्क है, फिर पेन है, फिर पेंसिल है। एक चीज़ें और बता दूं मैं, यहाँ पे जो बाइंडर में कैपिटल बी है, अगर किसी को लगता होगा कि यार स्मॉल बी पहले होना चाहिए, कैपिटल बी पहले क्यों आ गया, तो उसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स हैं कि अगर कोई बटन्स है, जैसे इसमें कोई वैल्यू है अगर ब्लैंक है तो वो दिखाई देनी है नहीं देनी है, तो उसे आप हाइड या अनहाइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो कुछ करना है आप यहाँ से कर लीजिए, नहीं करना है तो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ों की मैं बात कर लेता हूँ आपसे मैं। अभी तो देखो आपने जो फिल्टर लगाया एक ही कॉलम पे लगाया है, और यहाँ पे आपके पास एक और कंट्रोल दिखाई देगा। जब आप इसे क्लिक कर देते हो तो देखो ये मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन है, अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो एक ही बार में आप काफ़ी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे मैं सबको रिलीज करता हूँ मैं, अब देखो मेरे पास जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन खाली
डेस्क की है, डेस्क के अलावा मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो जा चुकी है, वो दिखाई नहीं पड़ रही। तो अब इसके लिए क्या करोगे, आप चाहते हो ना कि एक ही बार में मैं दो दो चीज़ें सेलेक्ट करूँ, मैं बुक भी सेलेक्ट करूँ, डेस्क भी सेलेक्ट करूँ। तो जब तक ये मल्टी सेलेक्ट रहेगा ना, तो ये अपने आप दूसरा क्लिक करोगे तो ये छूटेगा नहीं। इसे छुड़ाना होगा तो उसी पे एक बार और क्लिक करोगे तो वो छूट जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इसे आपने सिंगल सिलेक्शन कर रखा है, इसे आपने डिसेबल कर रखा है तो सिंगल सेलेक्ट होगा, दूसरा जैसे सिलेक्ट करोगे पहला छूट जाएगा। लेकिन इसके साथ ही किसी और को भी आपको सिलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखोगे और दूसरा सिलेक्ट करो, नहीं छूटेगा जब तक आपका ये कंट्रोल कीबोर्ड से दबा रहेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो ऐसे मान लो काफ़ी सारे बटन है, 25-30 बटन है, तो आप पहला सिलेक्ट करोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंट्रोल दबा के, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको एक और शॉर्टकट है आपके पास, शिफ्ट। अगर आपने शिफ्ट का बटन दबा रखा है तो शिफ्ट के बटन दबा के दूसरा होल्ड करके रखना है आप, फिर उसके बाद आप दूसरा जब आप जाओगे सेलेक्ट करने तो वो अपने आप ही बीच की सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मुझे देखो 3 तक सिलेक्ट करना है, मैं तो पहले वाले को सिलेक्ट करिए और शिफ्ट बटन दबा के रखिए और ये तीसरे पे माउस क्लिक कर दीजिए तो देखो ये बीच में ये पड़ रहा है ना, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही मुझे देखो एंड सेलेक्ट करना है, जब मैं शिफ्ट दबा के, पहला सेलेक्ट है मेरा ऑलरेडी, शिफ्ट दबाया और मैंने एंड वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो देखना बीच की सारी चीज़ें अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगी, भले ही किसी भी लाइन में हो। तो देखना इस तरीके से आप शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट कर पाओगे बहुत आसानी के साथ। ये फिल्टर में चीज़ें क्लियर ना आप लोगों को? देखो जो फिल्टर है आपका, यस। फिल्टर हमेशा टेबल पे ही लगता है, या तो टेबल पे लगेगा या चार्ट पे लगेगा, इसके अलावा और कहीं स्लाइसर नहीं लगा सकते, ठीक है। ओके। और एक इसी से ही मिलता जुलता है आपके पास एक और कंट्रोल होता है, सॉरी स्लाइसर में डबल के साथ भी मैं बता दूं, मैं स्लाइसर में यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं फिर से स्लाइसर लगाता हूँ मैं। अब स्लाइसर देखो एक तो इंसर्ट में भी मिलता है, कहाँ कहाँ मिला था भूल गया मैं, दो जगह मिलता है, एक तो टेबल डिजाइन में मिलता है, अच्छा सॉरी टेबल डिजाइन में ही मिलता है। तो देखो अब टेबल डिजाइन में मैं स्लाइसर फिर से लगा रहा हूँ, मैं अब की बार 2-3 चीज़ें लूँगा, जैसे मैंने रिप्रेजेंटेटिव लिया, रीजन लिया और मैंने प्रोडक्ट भी ले लिया, मैंने 3 चीज़ें लिए मैंने। तो देखो तीनों पे, अब इसका फ़ायदा ये है, ये यहाँ पे ज़्यादा यूजफुल आपको लगेगा, इस पर 2-2 कॉलम ले लेता हूँ, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये तीनों स्लाइसर जो है ना, ये दिखते में भले आपको अलग अलग हैं, लेकिन ये एकदम ना रिलेटिवली एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड होके। अब देखो अभी मैं कोई एक सिलेक्ट करता हूँ, जैसे सपोज मान लो मैंने रीजन सिलेक्ट कर लिया, तो आप देखो यहाँ पे खाली सेंट्रल रीजन का आ गया और ये रीजन पे फिल्टर लग चुका है। तो अब ध्यान से देखना, इसमें अगर आप देखोगे कुछ चीज़ें अपने आप ही हाइड हो चुकी है, मतलब डिसेबल दिख रही हैं। तो डिसेबल वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव वाला कॉलम है, यहाँ पे खाली जेआरडीएम ही है, इसलिए आप जेआरडीएम पर ही ये काम कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक और एंड्रयूज भी होता है सेंट्रल में ना, या कोई और होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं एंड्रयूज में कर दूँ मैं, तो देखो अब इसका मतलब ये है कि सेंट्रल रीजन में 2 रिप्रेजेंटेटिव है डिफरेंट नेम वाले, इसमें से भी आपको फिल्टर करके एक ही पर्सन देखना है तो भी आप देख सकते हो। तो देखो मैं इसमें से कोई फिल्टर करता हूँ मैं, तो देखो वो भी फिल्टर हो गया। और वैसे ही पेंसिल वाले में भी कोई और कैटेगरी होती तो मैं यहाँ पे भी वो चीज़ें मैं आपको दिखा पाता। तो मुझे डेस्क देखना है, मैंने डेस्क देख ली। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको मल्टीपल मतलब फ़िल्टर्स लगाना है, मल्टीपल कॉलम्स में फ़िल्टर लगाना है, तो आप जल्दी जल्दी फ़िल्टर लगा पाओगे। आपने सेंट्रल का देखा, सपोज मान के चलो आपको देखना है कि जो डेस्क है ना वो सेंट्रल में कितना है, मैं सबको रिलीज करता हूँ मैं, आपको देखना है कि जो सेंट्रल में
कितने मेरे सारे डेस्क हैं, तो मैंने डेस्क पे क्लिक कर दो, सेंट्रल में एक डेस्क है। अभी आपको पेंसिल देखना है, पेंसिल देख लो, 2 आइटम। पेन का देखना है, पेन का देख लो। सेम वैसे ही आपको ईस्ट में देखना है, ईस्ट में देख लो आप। सॉरी, ये फिल्टर रिलीज करो आप। ईस्ट में देखना है, आप यहाँ से क्लिक करो ईस्ट पे देख लो। कौन से रिप्रेजेंटेटिव का देखना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे आप जो फिल्टर लगा रहे हो वो यहाँ पे फिल्टर अपने आप ऑटोमेटिकली लग रही है। तो ये स्लाइसर का बेनिफिट है। एंड ये स्लाइसर आपसे पावर बीआई के भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। जो मेरा स्लाइसर होता है वो एक तरीके का फिल्टर होता है, लेकिन हमें स्लाइसर दिखने में काफ़ी इंटरेक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है। अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स पे क्विकली फ़िल्टर लगाना हो तो हम बहुत आसानी से जल्दी जल्दी फ़िल्टर लगा पाएंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें वाइल्ड कार्ड नहीं लगा पाओगे, और जैसे फ़िल्टर बाई कलर या और भी काफ़ी सारी चीज़ें, वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक हैं एंड ये इसका कुछ बेनिफिट है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? नो नो, ऑल क्लियर। क्लियर। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज पूछनी है। ये समझ तो आ गया पूरा। ये पूछना है कि इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है क्या फिल्टर में और जो हम ये लगाते स्लाइसर? हाँ, डिफरेंट होता है ना। देखो, अब जब आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे आपको, सॉरी, यहाँ पे देखो आपको वाइल्ड कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल रहा है इसके आगे ना। कस्टम फिल्टर में जाके आप यहाँ पे वाइल्ड कार्ड लगा सकते हैं ना। जैसे मैं कहूँ मुझे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का नाम चाहिए जिसके लास्ट में ना टी हो, तो देखो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, मैं कस्टम फिल्टर में जाओ और आप ये वाला स्टार लगाओ और टी लिख दो सिंपली, बस ओके कर दो भाई। देखो, जिसके लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव के नाम में टी है, पेरेंट, आप देखोगे तो खाली इसी के नाम में लास्ट में टी है, तो खाली यही पर्सन आया। और आप स्लाइसर के जरिए ऐसा कर पाओगे जिसके लास्ट में टी है वो आ जाए? नहीं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वाइल्ड कार्ड का कंट्रोल्स आपको ये मैनुअल फिल्टर में मिलता है, इसमें मिलता है। दूसरी चीज़ इसका मैं वो भी बातें बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे यूनिक आइटम सपोज मान के चलो कितने हैं रिप्रेजेंटेटिव, यूनिक नेम टोटल 5 रिप्रेजेंटेटिव, इन्हीं का नाम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में 5 तो दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर सोचो ये, अगर ये मान लो आपका डेटा मान लो 1 लाख रोज का है और उसमें यूनिक जो है 200 लोग हैं, 200 लोग हैं, ये स्लाइसर फैला रहेगा इतनी दूर में, बड़ा अच्छा लगेगा क्या? तो ये चीज़ें भी एक मैटर करती है कि आपका डेटा कैसा है। ठीक है। राइट। एंड थर्ड चीज़ कि आप इसमें कलर वाला भी लगा सकते हो आप, और इसमें कलर वाला आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है। हाँ देखो, मैं ठीक है बोला था सर। ना स्लाइसर एक जगह से और खुल के आता है भाई। तो देखो, एक तो टेबल डिजाइन में आपको स्लाइसर मिलता है यहाँ पे, और ये स्लाइसर है इंसर्ट के अंदर भी मिलता है, यहाँ पे मिलता है फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो ये भी वही स्लाइसर है। ठीक है, ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे आपको स्लाइसर दिख रहा है ना, तो ये दोनों एक ही हैं। अब इसी में मैं आपको एक और फिल्टर दिखा रहा हूँ, उसे हम टाइमलाइन बोलते हैं। ये टाइमलाइन, ये टाइमलाइन जैसा इसका नाम है, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भी एक तरीके का फिल्टर ही है। देखो, जब मैं माउस लेके जाऊँगा ना तो देखो इस पर लिख रहा है ये पिवट टेबल पे काम करेगा, चार्ट पे काम करेगा और क्यूब फंक्शन पे काम करेगा। तो देखो ये कैसे काम करता है। ये टेबल पे काम नहीं कर रहा है यार, करना चाहिए। रुको, इसमें देखो लिखा है कि टाइमलाइन जो है टेबल पे काम नहीं करेगा। मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये पिवट टेबल, पिवट चार्ट, इन्हीं सब पे काम करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं। तो आप यहाँ से पिवट टेबल खुद से बनाना तो खुद से ले लो, नहीं तो यहीं पे क्लिक करोगे ये आपके सामने ये बन के आ जाएगा। अभी आगे मैं फिर से बताऊँगा मैं पिवट टेबल के बारे में।
तो देखो एग्जैक्टली वैसा ही मैं टेबल फिर से बनाऊंगा मैं, जो यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा वहीं पे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये पिवट टेबल पे उतना ज़्यादा मत दिमाग लगाइए, आपको खाली ये समझना है कि ये वाला जो मेरा टाइमलाइन है, ये वाला फिल्टर कैसे काम करेगा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल भी ऐड कर लेता हूँ, एक ही बार में दोनों चीज़ हो जाएगी हमारी। तो देखो मुझे यहीं पे करना है, तो ये देखो टेबल का नाम था टेबल नेम, सॉरी टेबल 2, तो ये मुझे इसका रेंज नहीं देना पड़ रहा है, ये अपने आप ही पिक कर रहा है उस टेबल नेम 2 से, ठीक है। तो मुझे यहीं पे करना है, तो यहीं पे जहाँ पे बनवाना है पिवट वहीं पे क्लिक कर दो, नहीं तो ये करोगे तो नई वर्कशीट बना के वहाँ पे लेके जाएगा। और नीचे मैंने एक और भी चेक बॉक्स है, इसे आप कर दोगे तो इसका मतलब था ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, तो ये एक डेटा मॉडल बन जाएगा और इस डेटा मॉडल को हम कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। मतलब ये जो डेटा है ये फिजिकली ना एक्सेल की मेमोरी में दिखाई पड़ेगा और आपको बार बार इस शीट पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसे आप कहीं से भी देखो दिखाई पड़ेगा आपको। इवन इस शीट को आप हाइड भी कर दो तो भी आप उसे एक्सेस कर पाओगे, उसे मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए खाली मैं आपको टाइम लाइन समझा रहा हूँ वो फिल्टर काम कैसे करता है। तो ये ऑब्जेक्ट मॉडल बनने में थोड़ा टाइम ले रहा है, बन जाएगा जल्दी ही। तो देखो जब आपका ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है ना, तो आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट मॉडल बना है। कई सारे जगह आपके मान लो चलो मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज मान के चलो एक सीट यहाँ पे है आपकी, एक सीट यहाँ पे है, ऐसी टेबल बनी है, दो टेबल यहाँ पे बने हैं, ऐसे तीसरी चौथी सीट है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे बड़ी वैल्यू सेल्स वाली किसकी है या कौन सी है, वो आप एक में मैक्स का फॉर्मूला लगा पाओगे, मैक्स का फॉर्मूला एक कॉलम पे तो लगा पाओगे, लेकिन ऐसे मल्टीपल है तो आपके लिए बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप करना शुरू कर दोगे, सारा डेटा को कॉपी करके इसके नीचे ला के लगाना शुरू कर दोगे। जैसे आपसे सम पूछ लिया जाए सबका तो भी आपके लिए चैलेंज होगा, सबको लाओगे यहाँ पे देन फिर आप बता पाओगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, उसे ईजी करने के लिए आप डेटा मॉडल का यूज करोगे। डेटा मॉडल मैं आगे बताऊंगा अभी मैं 1 मिनट में आ रहा है, सारी लाइट चली गई, मैं इन्वर्टर ऑन करके आ रहा मैं। Okay. सॉरी। तो देखो अब ऐसा है मुझे बनाना है, तो मैं सारे वहीं वहीं कॉलम ले लूँगा मैं यहाँ से। जो देखो आप जिसके नीचे लगाओगे ना, उसका मतलब अपीयरेंस वैसा ही होगा।
अगर मैं टोटल को सबसे पहले लगाता तो टोटल वाला कॉलम सबसे पहले आता। अरे ये उसके नीचे जाने लगा क्या, सॉरी। देखो जो टाइम लाइन होता है हमेशा, वो आपका हमेशा डेट पे ही लगेगा। अगर आप सोचोगे यहाँ पे डेट है नहीं तो फिर डेट आ कहाँ से गया। एक्चुअल में वो सारा का सारा जो चीज़ें आ रही वो इस टेबल से होके यहाँ पे जा रही है। यहाँ पे ये जो आपका चार्ट बना है पीवट चार्ट, ये चीज़ें आ रही आपकी यहीं से आ रही, इसी टेबल से आ रही, इसमें डेट पड़ा हुआ है। और अब आप देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम लाइन लगाना है। आप स्लाइसर भी ले सकते हो, मैं यहाँ से टाइम लाइन ले रहा हूँ तो यहाँ पे डेट आ गया है और एक ही डेट है। और ये जो डेट है ना, डेट हेडर के नेम पे आ रहा है, ये मत समझना कि डेट लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पे डेट पे ऐसा कुछ लिखा रहता सेल्स डेट, तो वो यहाँ पे सेल्स डेट आता है, ठीक है। अब देखो इस स्लाइसर का बेनिफिट ये है कि ये एक तरीके से फिल्टर है। आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, इसमें जो डेज है, मंथ है, ईयर है और क्वार्टर कुछ भी हो सकता है, 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है ना। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं पहली डेट की बात करूँ तो ये वाला 1 नवंबर का डेटा है और 2016 का। और इसकी मैं बात करूँ तो ये डेटा है आपका 21 जनवरी 2016। अगर मैं इसकी मैं बात करूँ तो ये नवंबर का महीना होगा। क्वार्टर की बात करूँ तो ये क्वार्टर 4 होगा, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे जब आप आके देखोगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखो मंथ के फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, ईयर के फॉर्मेट में दिखाई दे रही। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ रहा है। अभी जो नीचे चीज़ें जो चलती हुई दिखाई पड़ रही है टाइमलाइन में ना, तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रही, तो इसे आप छोटा बड़ा करोगे उसी हिसाब से ये एडजस्ट कर लेगा अपनी साइज। तो देखो ये इतना ही है, अगर मैं छोटा करूँ तो ये पूरा भर जाएगा, अगर मैं तो पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रॉल बार भी दिखाई देगा इधर उधर करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मुझे ईयर वाइज देखनी है, क्वार्टर वाइज देखनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करो तो आप ईयर कर दोगे तो ईयर वाइज चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से करूँ क्वार्टर वाइज तो ये क्वार्टर वाइज चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अब जैसे मैं इसे फिल्टर करता हूँ क्वार्टर 4 में, तो आप देखना क्वार्टर 4 में मेरे पास कुछ डेटा है या नहीं है। अगर होगा डेटा क्वार्टर 4 में तो ये चीज़ें आएगी यहाँ पे। क्वार्टर 4 में मेरे पास क्वार्टर 4, सॉरी ये वाला मेरा 11 जनवरी था, सॉरी माय मिस्टेक। मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं 11 नवंबर में कर देता हूँ अब। और अब देखो मैं यहाँ पे जाके चेंजेस करता हूँ, मैं क्वार्टर 4 में एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसे फिर से। पीवट को मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा पीवट रिफ्रेश हो चुका है। और अब देखो क्वार्टर 4 की वैल्यू आ चुकी है। तो क्वार्टर 4 में अगर आप देखोगे पेंसिल है 2.99, सेल्स ऑफ कॉस्ट क्वार्टर 4 में यही एक है और इसके अलावा और कोई नहीं। देखो ये कॉस्ट 2.99 है। अगर इसे भी कर दोगे आप, मैं इसे सपोज मान के चलो मैं दिसंबर कर देता हूँ, मैं 16 दिसंबर। तो मुझे यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि पीवट को आपको रिफ्रेश करना होता है। अगर आपको पीवट को रिफ्रेश से बचना है कि वो खुद ही रिफ्रेश हो जाए तो आप पीवट टेबल ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, कहीं पे रिफ्रेश करके होगा। देखो ये एक ऑप्शन है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है। अगर आपको ये चाहना है कि ये रिफ्रेश हो तो जब आप फाइल ओपन करोगे तो ये अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये रिफ्रेश होने के लिए नहीं बना होता है, क्योंकि जब ये रिफ्रेश होता है तो काफ़ी टाइम लेता है आपका, और आपका डेटा छोटा इसलिए आपको ये चीज़ें रिफ्रेश कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, बट बड़े डेटा पे आपके लिए दिक्कत होती है, इसलिए ये अनचेक होता है बाय डिफ़ॉल्ट।
तो इस तरीके से आप टाइमलाइन के साथ काम कर सकते हो आप। और वैसे ही आपका मंथ वाइज देखना है तो यहाँ पे मंथ कर दो तो मंथ वाइज आ जाएगा। और ईयर ना यहाँ पे जैसे 2016 है ना, और कोई ईयर होगा ना तो वो ईयर भी आपको दिखाई देगा, 2016, 2018, यहाँ पे 2020 होगा, यहाँ पे 2022 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा। ये अपने आप ही उन सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा, आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। वैसे आप डेज वाइज देखना है तो देखो ये आपको डे वाइज दिखा रहा है। देखो तो पहली वाली जो डेट है वो देखो जनवरी से दिखाना शुरू किया इसने, जो आपके कैलेंडर में पड़ा हुआ है वहाँ पे, कैलेंडर में मतलब सोर्स डेटा में पड़ा हुआ है। तो देखो ये कितना बड़ा सा बन गया है, यहाँ से आप ड्रैग करते हुए यहाँ तक जाओगे तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंगली उसे आप सही से ले लोगे कि मुझे मंथ में देखना है, क्वार्टर में देखना है, ईयर में देखना है, कैसे देखना है। तो यहाँ पे भी आप जैसे चाहो वैसे इवन आप यहाँ से मल्टीपल चीज़ें भी सिलेक्ट कर पाओगे, रेंज में भी सिलेक्ट कर पाओगे। देखो ये ऐसे बना, इसे आप ड्रैग कर दो, ये उस रेंज से उस रेंज में पर्टिकुलर चला गया। आपका डेटा नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं आया, अदरवाइज डेटा होता तो वो ज़रूर आता। अब डेटा है तो आ रहा है, नवंबर में मैंने कुछ डेटा डाला है। तो ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन आपका चार्ट पे पीवट पे ही काम करता है, सॉरी टेबल पे ये वर्क नहीं करता है टाइम लाइन, ठीक है। हाँ कल मैं देखो एक चीज़ मैं आपको वो बोला था कि मैंने आज बताऊंगा, मैं वर्कबुक वाला वहाँ से लॉक नहीं हो रहा था। वर्कबुक आपका यहाँ से लॉक हो जाएगा, फाइल पे जाना आप, फाइल पे जाने के बाद ये आपको इन्फो आता है, और ये इन्फो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कंट्रोल्स मिलती है। तो यहीं पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, ठीक है। इसमें एक दो चीज़ें और भी आई हुई हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है तो देखो प्रोटेक्शन में इसमें क्या क्या कंट्रोल्स है आपके पास। आप देखो जैसा आपका वर्कशीट का है सिमिलरली ये भी वैसा ही है, जैसा शीट का है सिमिलरली ये भी वैसा, मतलब पासवर्ड मांगने के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं। तो देखो ये वाला कर दोगे आप तो ये हमेशा ना रीड ओनली मोड में ओपन होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर दोगे तो देखो दो चीज़ें होती है। इनक्रिप्शन का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। देखो एक तो चीज़ें ये होती है, टेक्निकली मैं कहूँ तो कोई भी फाइल्स हो चाहे कुछ भी हो, चाहे फाइल हो वीडियो हो कुछ भी हो, जब आप उस पर पासवर्ड लगाते हो वो पासवर्ड कहीं ना कहीं जाके स्टोर तो होता होगा, है ना। अगर जैसे आप नेट पे देखोगे तो ये वाला जो एक्सेल का फाइल होता है, ये एक्सेल की फाइल है, जैसे ये वाला एक्सेल का फाइल सेव है यहाँ पे, लेकिन ये वाला एक्सेल का फाइल ना कई चीज़ों से मिलके बना होगा। जैसे इसमें एक्सएमएल फाइल भी इन्वॉल्व होगी, डीएलएल फाइल इन्वॉल्व होगी, वो चीज़ें आपको एक्सेल एप्लीकेशन ऐसा बना के दे रहा है। लेकिन जब आप इसे ओपन करोगे और कुछ ट्रिक लगा के तो आपको वो सारी फाइलें अलग अलग दिखाई पड़ेंगी, और उसी में से एक फाइल होगी जिसमें इसका पासवर्ड स्टोर होता है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे जाके मैं लॉक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जब जाके पासवर्ड लगाता हूँ मैं, क्योंकि ये जब किसी और के सिस्टम पे जाएगा तो जब ये आप पासवर्ड डालोगे तो कहीं ना कहीं से तो इसे भी मैच कराने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जब ये कहीं लिख के रखेगा तभी तो मैच करवा पाएगा कि अच्छा आपने जो पासवर्ड दिया है और मेरा वाला पासवर्ड जो इसमें पहले से ही है, दोनों मैच हो रहा है क्या। अगर दोनों मैच होगा तो ओपन कर देगा, नहीं मैच होगा तो इसे नहीं ओपन करेगा। कौन सी हम मना पता देख कहाँ हुई है, नली पे देखा आए, फोन करी। अच्छा चाची हैं, चाची कौन सी कहाँ मम्मी सुतगल हैं। हाँ पूछे सही क्या, जा चाची से कदम मम्मी कहाँ फोन करके नहीं कदम करें सर हम पढ़ावत ही ने। फोन ना लगे तो बच्ची Hello?
एक सेकंड, मैं ओके हूँ ओके। मैं। हाँ हाँ। जा ना लगा तो बच्ची फोन, चाची से लगवा ला जा। हाँ चाची से कहा था, चाची लगा दी हैं। सॉरी कुछ काम आ गया था। तो देखो मैं वही बोल रहा था कि वो जो फाइल है, वो फाइल में भी पासवर्ड जाके सेव होगा। जैसे सपोज मान के चलो ये एक्सेल मैंने आपको भेज दिया, तो इसी एक्सेल के अंदर कहीं ना कहीं तो वो पासवर्ड सेव रहेगा। नॉर्मली हमें दिखाई नहीं पड़ता है, बट टेक्निकली मैं कहूँ तो वो पासवर्ड होता है इसमें, तभी तो वो मैच करता है। वो पासवर्ड हमारे सिस्टम में नहीं होगा, लेकिन वो इसी के फाइल के साथ ही कहीं ना कहीं भरा पड़ा होगा। सो जो कोई जैसे हैकर है या कोई भी स्मार्ट पर्सन जो है, वो क्या करता है, उसमें से वो फाइल ओपन करेगा और वो फाइल में वो पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करेगा। वो जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड इनक्रिप्टेड वे में होता है। जैसे सपोज मान के चलो आपने पासवर्ड डाला हुआ है 123, तो ये जब पासवर्ड जाता है जब सिस्टम के पास, तो सिस्टम इनक्रिप्शन वे में क्या करता है, सारे पासवर्ड ही इनक्रिप्टेड होते हैं, तो ये पासवर्ड ना बदल जाएगा, कुछ इस तरीके से बदल जाएगा। और इसका मीनिंग्स ना 123 ही होगा, और ये काफ़ी बड़ा होता है। जैसे आपने सुना होगा कि ये वाला सिक्योरिटी जो है 32 बिट का है। आपने बैंकिंग सेक्टर में बहुत इसका नाम सुनते होंगे। ये 62 बिट की सिक्योरिटी है या 84 बिट की सिक्योरिटी है। तो जो बिट होता है उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये कितने बड़े कैरेक्टर में इसे कन्वर्ट कर रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ आपको कि ये 2 बिट का मेरा सिक्योरिटी है। 2 बिट का मतलब कि इसमें 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व होंगे, 1 और 2, सॉरी 0 और 1 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब इस कहने का मतलब ये है कि इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ना, जिसका इनक्रिप्टेड वे का कॉम्बिनेशन होगा, इसका 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो या तो 0 1 होगा और या तो ये 1 0 होगा। तो इसे कहना मतलब ब्रेक करना आसान है, लेकिन अगर आप 32 बिट का कॉम्बिनेशन कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसका कॉम्बिनेशन कितना बड़ा होगा, बता देता हूँ मैं। 2 के पावर 32 लगा लो आप, कितना होगा। गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 2 के पावर 32। तो देखो ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई सिस्टम है जिसकी सिक्योरिटी 32 बिट की है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन होगा ना, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन होगा। और ये शायद करोड़ों अरबों में है। अगर आपका सिस्टम एक सेकंड में 1000 पासवर्ड भी चेक कर ले रहा है, तो उसे इस पासवर्ड तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। आप सेकंड का गुणा भाग हिसाब किताब करके देख लीजिएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप पासवर्ड को अलग अलग कैरेक्टर में चेंज करो, मतलब नंबर से ही मत रखो। देखो कहने का मतलब ये है कि जो अगर मान लो पासवर्ड आपके उस फाइल में है, कोई हैकर या कोई भी पर्सन, टेक्निकल पर्सन है, उस फाइल में से उस पासवर्ड को जाके रिमूव कर दे रहा है। अगर वहाँ पे पासवर्ड रिमूव हो गया, तो जब आप पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड ब्लैंक ही डालो और वहाँ पे भी ब्लैंक रहेगा, तो ओपन हो जाएगा, मतलब पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब फिर आपकी फाइल में पासवर्ड लगाने का क्या मतलब हुआ, अगर कोई इस तरीके से ओपन कर ले रहा है। तो इसीलिए आपके पास एक कंट्रोल्स दिया जाता है कि ये फाइल ही ना आपकी इनक्रिप्टेड हो जाएगी, ये फाइल ही आपका इनक्रिप्टेड हो जाएगा। इनक्रिप्टेड का मतलब कि ये जो सारी फाइलें हैं, ये फाइल भी अपने आप में, इसमें सारे जो कंटेंट लिखे हैं वो इनकोड हो जाएगा। तो अब उसमें कोई जब तक सही पासवर्ड, जैसे आप सही पासवर्ड दोगे ना, ये फाइल वापस से डीकोड हो जाएगी। जब ये डीकोड हो जाएगी तो आपको ये सारी चीज़ें जो लिखी है इसके अंदर कंटेंट, जैसे सपोज मान के चलो आपने इसमें ABCD कुछ लिखा रहा होगा, तो ABCD लिखा रहा होगा आपने, जब ये इनकोड हुआ तो कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने पासवर्ड डालोगे ना, तो ये चीज़ें ये इनकोड होके ऐसी हुई, तो ये चीज़ें डीकोड होके वापस से ये ऐसी दिखने लगेगी आपको रीडेबल फॉर्मेट में। तो अगर इस वाली फाइल का फिर कोई पासवर्ड चोरी करता है, या इस वाली फाइल का जाके वहाँ से कोई पासवर्ड हटा देगा, तो फिर भी ये इनकोड नहीं हो पाएगी कभी भी, सॉरी डीकोड नहीं हो पाएगी कभी भी। इनकोड तो पड़ी रहेगी पहले से ही, लेकिन ये डीकोड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये वाला एक स्पेशल फीचर आया है। अब ये ना पूरी पूरी फाइल ही इनक्रिप्ट हो जा रही है, ठीक है।
और ये वाले कुछ पहले से ही आप जानते हैं, ये शीट के लिए है, ये स्ट्रक्चर के लिए है, ये रिस्ट्रिक्ट एक्सेस के लिए है। ये मैंने यूज नहीं किया है कभी, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी ये वही कंट्रोल है कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है। कुछ पूछना है किसी को? No, sir. ठीक है, क्लियर। आप खाली ये जान जाओ कि इसमें क्या क्या प्रोस्पेक्टिव और किस वे का क्या मतलब है, कैसे पासवर्ड लगाना है। ठीक है, वो वैसे मैंने आपको जानने के लिए बता दिया कि इंक्रिप्शन का हमें क्या बेनिफिट है और खाली डायरेक्ट प्रोटेक्ट करने में क्या डिफरेंट है। अब देखो, ये फ्रीज अनफ्रीज पेन एंड स्प्लिट का जो सीन है, जब आप काम करते हो एक्सेल में, तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो, एक शीट से दूसरी शीट पे फॉर्मूला लगाते हो, या बड़ा सा डेटा है आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हो, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, और आप रेफर कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा रहे और कॉलम नंबर जाके कहीं और देखना है, यहाँ पे आके देखना है, तो आप चाहते हो ना कि नहीं नहीं, मुझे ये भी चीज़ें, आसपास की चीज़ें दिखनी चाहिए कि कैसे चेंज हो रही है, और ये भी चीज़ें आपको देखनी है, तो कैसे करोगे आप? तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, व्यू में ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है न्यू विंडो करके। ठीक है, आप न्यू विंडो पे क्लिक करोगे। अभी आप ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो मेरी एक्सेल की फाइल है, इस फाइल पे, चुप हो जा भाई, इस फाइल का नाम है देखो freeze.xlsx। ठीक है, जैसे ओपन करूँगा ना, इसका नाम 1 हो जाएगा, और अभी मेरे पास एक ही एक्सेल ओपन है, देखो नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, एक ही एक्सेल ओपन है, 2 एक्सेल हो जाएगी, दोनों में मैं अलग अलग शीट को भी मैं यूज कर पाऊँगा। मैं देखो मैंने न्यू शीट किया, सॉरी, अब देखो ये चीज़ें 2 हो चुकी, मैंने बोला था देखो, तो ये उसी ने वर्कबुक की कॉपी बना के दे दिया, मतलब फोटो कॉपी। तो देखो इसमें मुझे मन करता है मैं इस वाली सीट पे रहूं, और मेरा मन करता है इसमें मैं इस वाली सीट पे रहूं। मैं तो क्या काम करूंगा, मैं सामने सामने इन दोनों को अरेंज कर लूँगा मैं, और इन दोनों पे मेरा काम होता रहेगा। तो मुझे चार्ट में, ग्राफ में, पीवीट में जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, और मेरा सोर्स डेटा है, कोई और भी सीट में कुछ भी चीज़ें देखनी है, वो देखते रहूँगा मैं, यहाँ पे चीज़ें चेंजेस करता रहूँगा मैं। तो इस तरीके से आप स्क्रीन को नई विंडो के साथ आप मैनेज कर पाओगे, फॉर्मूला लगाने में आपके लिए आसानी रहेगी। अब दोनों में से किसी में भी, किसी भी सीट पे जाओ, दूसरा वाला में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे कुछ लिख के करोगे तो वो चीज़ें यहाँ पे भी अपडेट होंगी। ठीक है, ये दोनों एक ही है, खाली दिखाई अलग अलग पड़ रही है। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट को बना के जब आप किसी को भेजोगे, तो आपने एक वर्कशीट को, दूसरी वाली वर्कबुक जो है, इसे आप क्लोज करोगे, फिर कंट्रोल एस करोगे, देन आप भेजोगे। अगर आपने इसे ऐसे ही कंट्रोल एस किया और दोनों को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद आपने वो वर्कबुक उठाया और मेल में किसी को भेज दिया, तो उसके पास ये जैसे ही खोलेगा ना, वो 2-2 वर्कबुक उसके सामने भी खुल जाएगी। तो आप इसे क्लोज करना है, फिर कंट्रोल एस करना, फिर इसे आप क्लोज करना, मतलब एक को पहले यहाँ से क्लोज कर देना, फिर एक ही दिखाई पड़ेगी आपके यहाँ पे, फिर कंट्रोल एस करके फिर क्लोज करना है। आप चाहो तो वैसे ही भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ें, और जब आप रियल लाइफ में जब आप कोई भी डैशबोर्ड या कुछ करते हो आप, तो जब आप उसे भेजते हो डैशबोर्ड ना, तो माउस को हमेशा यहाँ पे रख के भेजा करो डैशबोर्ड। मैंने देखा है काफ़ी लोग कहीं पे भी अपने डैशबोर्ड बनाया, यहाँ पे माउस पड़ा है या नीचे पड़ा है, आपने उसे बस कंट्रोल एस किया, ध्यान नहीं दिया, आपको लगा मेरा ऐसा है, जब आप उसे भेज दोगे तो उसके पास डैशबोर्ड यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से, और वो अच्छा नहीं लगता है। और मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं, मेरे लिए तो अभी इसका यूज नहीं है। अब यहाँ से वापस से नॉर्मली पहले जैसा हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आपका डेटा काफ़ी बड़ा है, जैसे ये वाला डेटा है, मुझे कई बार होता है कि मुझे हेडर देखने की ज़रूरत पड़ती है। जब मेरा नीचे भी जाता है डेटा, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हेडर दिखाई पड़े, क्योंकि जब मैं नीचे डेटा पे काम करूँगा, तो जैसे ये वाला डेट दोनों मिलता जुलता है, मैं भूल जाता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर डेट है, ये मेरा शिप डेट है, नीचे गया तो आप इसे यहाँ पे जाओ, और व्यू में ही आपके पास ये फ्रीज पेन का कंट्रोल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे उसने कलर कर रखा है, आपको वैसे ही उसका आइडिया लग जाना चाहिए कि हेलो, कौन सा हाँ। ये सर बीच की आवाज मिस हुई अभी ना। अच्छा,
सॉरी, मैं ये बोल रहा था, आप नीचे जब स्क्रॉल करते हो तो ये चीज़ें आप चाहते हो कि हाइड ना हो, तो आप यहाँ पे आना, और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इस नोक पे क्लिक करना। अगर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ना तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कंट्रोल, मैं खाली यहीं की नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी आपने सीधा इसके ऊपर जब आप क्लिक कर देते हो तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल होता है वो अपने आप में फायर हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो आप नोक पे करना, और यहाँ से देखो पहला वाला जो है, पहला वाला क्या करता है कि पहला वाला रो, ध्यान से देखो इसके कलर को, पहला वाला रो और पहले वाले कॉलम को ये फ्रीज करेगा अगर आपका कंट्रोल यहाँ पे है तो। देखो इसने जो गोला सा बना रखा है स्टार जैसा, तो इसका मतलब है यहाँ पे कंट्रोल रखना चाहिए, कंट्रोल का मतलब माउस होना चाहिए आपका यहाँ पे, तब वो इसे फ्रीज करेगा और इसे फ्रीज करेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं देखो पहला वाला मैं कर रहा हूँ, तो देखो मैं जब नीचे जा रहा हूँ, मैं सॉरी कैसे कीप रोज एंड कॉलम विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन। अच्छा, टॉप रोज फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो देखो जितना आपको करना है उतने को आपको सेलेक्ट कर लेना। आपको खाली हेडर चाहिए कि हेडर नीचे ना जाए, तो आप हेडर को सेलेक्ट करो। आप चाहते हो कि हेडर के साथ साथ कुछ आपको सैंपल के तौर पे डेटा भी देखना है। ये पूरा क्यों है, पूरा नहीं होना चाहिए इसे। सर एक बार सेकंड रो सेलेक्ट करके तब करिए, तब शायद होगा ये। सेकंड रो सेलेक्ट करके पूरी रो। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पे रखूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं इसे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो जब मुझे जहाँ पे मुझे चाहिए कि ये इस जैसे देखो मैं माउस यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, मैंने माउस यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाला रेंज और ये वाला रो और ये वाला कॉलम दोनों ही मतलब फ्रीज होंगे। देखो मैं यहाँ पे माउस रख के करता हूँ मैं, तो मेरा कहने मतलब मैं इतना कलर करता हूँ, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना कलर कर देता हूँ। और अब ये मैं माउस यहाँ पे रखा हूँ मैं एंड वाले कलर के पास, और आप देखना तो आप देखना अब ये उसके नीचे नहीं जाएगा। देखो ये वाला जहाँ पे मैंने कलर किया था एक सेल छोड़ के होता है हमेशा, तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है डेटा, लेकिन ये वाला मेरा पूरा का पूरा डेटा एज इट इज पड़ा हुआ है ऊपर वाला। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये वाला भी मैं दिखाऊंगा अभी। अब अगर मैं राइट साइड में मैं मूव होने की कोशिश करूँ तो ये भी पड़ा रहेगा। तो देखो कॉलम बी से पड़ा रहेगा, एक कम ही पड़ा रहता है। और वैसे अगर आपको पूरा का पूरा करना है, पूरा का पूरा अगर आपको करना है तो आप पूरा का पूरा कलर हटा दूं मैं, अगर आपको ये पूरा का पूरा इस तरीके से करना है कि नहीं मुझे यहाँ से ये वाला कॉलम इस तरीके से चाहिए, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल रहा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो ये उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रीज पेन्स, तो फ्रीज पेन में मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप देखोगे जब मैं राइट साइड में जब मैं मूव करूँगा, मैं ये सेंटर में अपने आप हो जा रहा है। ये वाला सर, ये ऊपर का जो जो बोल्ड है वो नहीं फ्रीज होता सब होता कि है जस्ट वाली लाइन चाहिए, हम मतलब हमको केवल सिंगल रो चाहिए। खाली ये वाला। तो देखो उसके लिए तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम करके करोगे जो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम पड़ा रहेगा। और फर्स्ट कॉलम की वजह आपको 2 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ से कर लो। फर्स्ट कॉलम की अच्छा। बजाय आप सिलेक्शन बढ़ा लो तो सिलेक्ट हम्म। नहीं, ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरा ऐसे ही हो। सर इसमें पूरी रेंज सेलेक्ट ना करके ना एक कॉलम सेलेक्ट करो सिर्फ। अगर हमें ए बी सी करना है तो सिर्फ बी सेलेक्ट करो आप, नेक्स्ट वाला, उससे हो जाता है। खाली बी सेलेक्ट करूँ मैं? डी डी सेलेक्ट करो आप, सिर्फ डी अच्छा कंप्लीट अब करो।
फ्रीज पेंट्स, तो अब ये ABC हो जी हाँ, जाएगा। वो लाइन नहीं है, लाइनिंग नहीं है, सही बोल रहे हैं, सॉरी। हाँ तो आपको पूरा एरिया नहीं सिलेक्ट करना है, खाली एक कॉलम पे रख के आप कर लो सिलेक्ट, हो जाएगा ये अच्छा, वो वाला। मतलब कि वो बॉर्डर लाइन करनी है तो बाकी का सब हो ही जाएगा, मतलब डी पे करना है तो ABC हो ही जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे ही रोम है देखो सर ये, अगर ठीक है कहने का ठीक है। मतलब है, आप समझिए, अगर कहने का मतलब जो है कि अगर आप सिंगल डिमेंशन में, यानी कि सिंगल हम्म, डिमेंशन का मतलब या तो इस वे में हो या इस वे में, तो इसे सिंगल डिमेंशन बोलेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं इस तरीके से भी मेरा लगे, जैसे आप चाहते हो कि इस तरीके से भी मेरा अप्लाई हो, मैं कलर करके दिखा रहा मैं, आप चाहते हो कि इस वे में भी मेरा लगे और इस वे में भी लगे, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला दोनों चीज़ अगर आप चाहते हो जो डबल डिमेंशन है, यानी ये इस वे में भी डिमेंशन है और इस डिमेंशन में, तो ये वाला एरिया आपको ये प्रोटेक्ट करके देगा, यानी ये वाली चीज़ें फिक्स रहेगी और इतनी सारी चीज़ें मूव होती रहेंगी। अगर आप लेफ्ट से राइट की साइड में जा रहे हो, अगर यानी कि आप माउस इस साइड में मूव कर रहे हो, जैसे मैं माउस मूव करके दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, और सेम अगर आप नीचे से स्क्रॉल करोगे ऊपर, तब ये वाला जो डिमेंशन वाला एरिया है, ये वाला एरिया ऊपर नहीं जाने देगा और वो वाला एरिया पड़ा रहेगा आपके सामने, ठीक है। फिर से बताऊं, कंफ्यूजन है कोई किसी को तो? नो सर, क्लियर। और ये एक लास्ट वाला जो है, वो वाला टॉप रो के लिए है, उसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, सिंपली उसने लिख रखा है कि ये टॉप के लिए है। अच्छा, ये कीबोर्ड शॉर्टकट का मैंने बता चुका हूँ मैं, और मैं आगे भी बताता रहूँगा, और मैं आपको कुछ नोट्स दे दूँगा मैं शॉर्टकट का बना के, तो आप वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं आप। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपसे इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, किसी भी इंटरव्यू में जाओ आप। तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा एक दिन का पूरा सेशन चला जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है, मैं इसे वापस से रेंज में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये कलर वलर नहीं चाहिए, तो सर ये कलर टॉपिक बड़ा रहेगा तो फिर बाद में कर लेंगे। बड़ा रहेगा। इसका मतलब मैं ये चीज़ें चाहता हूँ कि आप सीखोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ें आप नहीं सीख रहे हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये वाला टॉपिक पे मैं अच्छा टाइम दूंगा कि वो वाला टॉपिक आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि बड़ा है तो हम बाद में देखेंगे। मैं ये चीज़ें, मेरा कहने का मतलब है कि टॉपिक बढ़िया है, आप थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। ओके ओके। टाइम हो गया क्या आपके? अच्छा क्लास का, सॉरी ध्यान नहीं गया मेरा। हाँ वही सर, वो इसलिए बोल रहे थे। मुझे लगा आपने कि डांट आप दिया ये चीज़ें सोच के बोल रहे हो कि टॉपिक बड़ा है, तो मुझे ऐसा ना ना, लगा। मेरा मतलब कल का था अगर चलो कोई नहीं, फिर कल हम इसे देखेंगे, डीप में देखेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो लेके आया करो, कुछ आपको लगता है सर। कि अच्छा वैसे हाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो भी पूछा सर, करो। रिकॉर्डिंग का प्लीज करवा दीजिए, क्योंकि उसका जरूरी लग रहा है, क्योंकि वो साथ में प्रैक्टिस करते हैं ना। हम भी एक दूसरे से डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको रिकॉर्डिंग का रहता है, क्योंकि वो फिर रहता है ना कि रिकॉर्डिंग देख देख के हम करते जाते हैं, ये वाली चीज होती है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैं एक बार मैं पूछ लूँगा, मैं अब बोल देता हूँ मैं। हम्म एंड फिर हम्म अगर आपको लगता है कि 1-2 बजे तक नहीं होता है, आपके पास कुछ अपडेट आता है, तो आप व्हाट्सएप में, Recording हाँ stopped. ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से उनको बोल दूंगा। मैं अगर नहीं होता तो फिर मैं पर्सनली मैं अरेंज कर दूंगा, मैं कैसे भी करके। हाँ नहीं। सो जो मेरी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और अगली जो मेरी क्लास होगी उस क्लास में आपको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एकदम डीप में पढ़ाऊँगा मैं। सो अगली क्लास के लिए देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड इसी सीरीज को फॉलो करते हुए आगे भी हम देखेंगे अगली एक्सेल की सीरीज जो है हमारी। और इसके जो सारे मटेरियल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या कमेंट्स में पिन करके मैंने इसका लिंक दे रखा होगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो, सारे कंटेंट्स जो इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस फाइल। और अगर आपको अच्छा लगता है और सीखना चाहते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू।